आज इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सीखेंगे। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को समानता का अधिकार देता है। दोस्तों, ये ज़रूर याद रखना, हर किसी के लिए जैसे जीने के अधिकार एक महत्वपूर्ण है, ऐसे ही समानता के अधिकार भी। मानवाधिकारों में समानता का अधिकार सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। समानता का अधिकार गारंटी करने का ज़रूरत क्या है? हमारे सोसाइटी में बहुत सारे तरह के असमानताएं हैं। बहुत फेमस डायलॉग है ना, आपके पांचों उंगलियां एक जैसे नहीं होते हैं। ऐसे ही सारे ह्यूमन बीइंग्स एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग नाटे, कुछ लंबे, कुछ पतले, कुछ मोटे। सोसाइटी में बूढ़े, बच्चे, आदमी, औरत, अमीर, गरीब, विशेष रूप से विकलांग, ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। हर किसी की ज़रूरतें अलग होंगे, हर किसी की मांगें अलग होंगे। सोसाइटी अगर सारों को एक ही तरीके की ट्रीटमेंट देना चाहे तो वो तो इनजस्टिस होगा। एक बच्चे को एक नौजवान के समान ट्रीट नहीं किया जा सकता है। इसलिए सोसाइटी हर किसी के दर्जा के हिसाब से, ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट देती है। यहाँ तक सब ठीक है। अगर सोसाइटी अच्छे मन से, अच्छे तरीके से, ज़रूरतों के हिसाब से, निष्पक्ष रूप से लोगों के प्रति व्यवहार करें तो कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन जब सोसाइटी अनुचित रूप से लोगों से डील करती है, भेदभाव दिखाती है, तब समानता के अधिकार की ज़रूरत पड़ती है। समानता का अधिकार जो हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिया गया है, वो हम लोगों के लिए ये गारंटी करती है कि कोई हमारे साथ असमानता का व्यवहार अनुचित भेदभाव के साथ ना करे। अगर ऐसे कोई सिचुएशन हमारे साथ हुआ तो हम लोग अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल के अपने समानता के अधिकार को पा सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 14 हम लोगों को क्या गारंटी देता है। अनुच्छेद 14 हम लोगों को ये गारंटी देता है कि हम सब लोगों को विधि के समक्ष समान अधिकार दिया जाएगा। यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले बताया है कि सोसाइटी में हर किसी के ज़रूरतें अलग अलग होते हैं। ये सरकार का कर्तव्य है कि वो हर किसी की ज़रूरतें उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी करें। सरकार वह काम कैसे करता है? विधि के द्वारा। मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ज़रूरतें पूरे करने के लिए अलग अलग कानून बनाए जाते हैं। मतलब हर कोई कानून जो हमारे देश में लागू है वो भेदभावपूर्ण कानून ही है। अगर हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को समानता का अधिकार है तो सरकार ऐसे भेदभावपूर्ण कानून बना कैसे सकता है, कर सकता है। और ये सरकार का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि विभिन्न लोगों के लिए उनकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए। तो आप लोगों को मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये अनुच्छेद 14 के विरुद्ध नहीं है? आप ये समझ लीजिए कि कहीं पे भी आपको सार्वभौमिक कानून कहीं नहीं दिखेगा जो सारे लोगों के लिए लागू हो। एक सार्वभौमिक कानून एक बना के सरकार हर किसी के ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती है। तो सरकार को किसी भी हालत में ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जो तरह तरह के लोगों के लिए तरह तरह के ज़रूरतें, तरह तरह के सिचुएशन को डील करें। हर कोई कानून जो भेदभावपूर्ण है वह उसके अंतर्गत कुछ वर्ग के लोग ही आते हैं। विधि में ये दिया जाता है कि किस तरह के लोग उस कानून के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे हम लोगों को ये समझना चाहिए कि सरकार को अधिकार है कि वो विभिन्न प्रकार के लोगों के ज़रूरतें या विभिन्न तरह के सर्कमस्टेंसेस को डील करने के लिए भेदभावपूर्ण कानून बनाना ही पड़ेगा और बना भी सकती है।
अब अनुच्छेद 14 में जाएंगे तो ये दो तरीके के एक्सप्रेशंस प्रोवाइड करता है। पहला एक्सप्रेशन है कि विधि के समक्ष समानता। इसका शाब्दिक व्याख्या को देखेंगे तो ये बताता है कि जो लोग उस विधि के अंतर्गत दिए गए वर्गीकरण के अंदर आते हैं वो सब लोगों को उस विधि के समक्ष समानता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कानून के समक्ष समानता एक नकारात्मक अवधारणा है। ये बताता है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए। कानून के समक्ष समानता विधि के शासन को दर्शाती है जो ब्रिटिश न्यायशास्त्र से उत्पन्न है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा विधि के शासन के बारे में बात करेंगे। विधि के शासन के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, समानता का अधिकार, दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तीसरा, गैर मनमानापन। समानता का अधिकार और गैर मनमानापन ये दोनों समानता का अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अनुच्छेद 14 का दूसरा एक्सप्रेशन है कानूनों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। इसका शाब्दिक व्याख्या को देखेंगे तो ये बताता है कि जो विधि उचित वर्गीकरण प्रदान करता है वो सब कानूनों का समान संरक्षण होगा। कानूनों का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है। यह सबको समान परिस्थितियों में समान उपचार का अधिकार गारंटी करता है। कानूनों का समान संरक्षण अमेरिकन संवैधानिक सिद्धांत को दर्शाता है। समानता का अधिकार समतावाद को बढ़ावा देता है। समतावाद हमारे संविधान के एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। समतावाद समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार के बारे में बात करता है। यह अरिस्टोटल की सिद्धांत है। राज्यों को भेदभावपूर्ण कानून बनाने का अनुमति देता है और ये वर्गीकरण के तहत कुछ लोगों को विशेषाधिकार देने का अनुमति देता है। यहाँ पे अरिस्टोटल का आर्ग्यूमेंट है कि पूर्ण समानता देना नामुमकिन है। हम लोग सिर्फ समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार का अधिकार ही दे सकते हैं और ये जो असमानता हम लोग विधि के तहत ला रहे हैं वो उचित और तर्क संगत है। तो ऐसे वर्गीकरण करने के अधिकार राज्यों को है। समतावाद के पीछे ये तर्क है कि पूर्ण समानता या सार्वभौमिक समानता देना असंभव अवधारणा है। समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार के अधिकार ही वास्तव में संभव है। इसी वजह से ये माना गया है कि हर कोई कानून एक भेदभावपूर्ण कानून है। भेदभावपूर्ण कानून तब तक वैध है जब तक यह उचित है और एक समझदार अंतर प्रदान करता है। कुछ नहीं बल्कि असमानता है जिसकी विधायी रूप से अनुमति है। मतलब आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट इनइक्वालिटी विच इज परमिटेड लेजिस्लेटिवली। अब आते हैं अनुच्छेद 14 के व्याख्या में। अनुच्छेद 14 में जो राज्य शब्द का परिभाषा वो है अनुच्छेद 12 से उत्पन्न होती है। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी है। तो अनुच्छेद 14 जो है वो बोलती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट्स ऑफ द स्टेट्स, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लोकल अथॉरिटीज़, अदर अथॉरिटीज़ जो हमारे राज्य क्षेत्र में के भीतर है या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन में है वो सारे आपके राज्य शब्द के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 14 जो राज्य शब्द का परिभाषा है उसको हम लोगों को अनुच्छेद 12 से
इंटरप्रेट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 14 इन्हीं संस्थाओं के खिलाफ मांगा जा सकता है। अगर कोई संस्था अनुच्छेद 12 के अंदर नहीं आता है तो उसे समानता का अधिकार का मांग नहीं कर सकते हैं। आपके दिमाग में अब ये प्रश्न आना चाहिए कि क्या निजी संस्था समानता का अधिकार का उल्लंघन कर सकता है क्योंकि वो अनुच्छेद 12 के बाहर है? ऐसे स्थिति में आपको साधारण कानून का सहायता लेना पड़ेगा। अगर वो साधारण कानून के अंतर्गत आपको समानता का अधिकार प्राप्त नहीं होगा तब आप संवैधानिक उल्लंघन के अंतर्गत आर्टिकल 32 द्वारा रिट पिटीशन डाल के समानता का अधिकार का मांग कर सकते हैं। अनुच्छेद 14 में जो व्यक्ति शब्द का परिभाषा है परिभाषा ये है, इसके अंतर्गत नागरिक और गैर नागरिक दोनों आते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में शब्द का परिभाषा, ये जो भारत के राज्य क्षेत्र में जो शब्द दिया हुआ है उसका परिभाषा ये है, जो क्षेत्र भारत सरकार के नियंत्रण में है वो सारे क्षेत्रों में समानता अधिकार उपलब्ध होगा। उदाहरण ये है कि इट इंक्लूड्स दोज टेरिटरीज और एरियाज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इसका मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जो भारतीय जहाज है उसको भी हम लोग भारत सरकार के नियंत्रण के अंदर का क्षेत्र ही मानते हैं। जो उस जहाज के अंदर है उनको संविधान में दिया गया समानता अधिकार प्राप्त होगा। अब आते हैं अनुपातिक समानता के पास। अरिस्टोटल क्या समतावाद के बारे में जब बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि पूर्ण समानता देना नामुमकिन है। उसी को हम लोग औपचारिक समानता बोलते हैं। औपचारिक समानता का मतलब ये है कि विधि सबके साथ समान व्यवहार करता है और किसी का पक्ष नहीं लेता है। ये एक असंभव स्थिति है। अनुच्छेद 14 हम लोगों को अनुपातिक समानता गारंटी करता है। इसका मतलब है वस्तुओं को अंकगणित न्याय के समान कड़ाई से समान रूप से वितरित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके मूल्य या योग्यता के अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। Goods should be distributed not strictly equally as in arithmetic justice, but in proportion to their worth or merit. एक भवन निर्माण करने वाला कंस्ट्रक्टर और जूता बनाने वाले को एक तरह के ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है। दोनों के ज़रूरतें अलग अलग हैं, सामाजिक स्थिति अलग है, आर्थिक स्थिति अलग है। इन सब असमानताओं को दृष्टि में रख के वितरण करना चाहिए। अनुपातिक समानता के आधार पे ही राज्य की सकारात्मक कार्रवाई मतलब अफर्मेटिव एक्शन निर्भर होता है। अफर्मेटिव एक्शन का उदाहरण आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो महिलाओं और बच्चों को विशेषाधिकार देता है, और एक और एग्जाम्पल हो सकता है शिक्षा और रोजगार में आरक्षण एक्सेट्रा। समानता और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इक्वालिटी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 38 क्लॉज 2 ये प्रदान करता है राज्य विशेष रूप से आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 14 के अंदर ऐसे वर्ग विधान जो अनुचित भेदभाव दिखाता है, ऐसे वर्ग विधान को मना करता है। जो उचित वर्गीकरण है उसको ही आज्ञा देता है,
उसको हम लोग उचित अनुमेय भेदभाव कहते हैं। अनुच्छेद 14 के अंदर ऐसे वर्ग विधान जो अनुचित भेदभाव दिखाता है, ऐसे वर्ग विधान जो अनुच्छेद 14 के अंदर ऐसे वर्ग विधान जो अनुचित भेदभाव दिखाता है उसको मना करता है। जो उचित वर्गीकरण है उसको ही आज्ञा देता है, उसको ही हम लोग उचित या अनुमेय भेदभाव कहते हैं। किस तरीके के वर्गीकरण को हम लोग अनुमेय वर्गीकरण कहते हैं? किस तरीके के क्लासिफिकेशन को हम लोग परमिसिबल क्लासिफिकेशन कहते हैं? जो वर्गीकरण उचित है और जिसमें एक समझदार अंतर पाया जाता है उसी को हम लोग आर्टिकल 14 के अंदर अनुमति देते हैं। और विभेद का उस वस्तु से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जो उस कानून द्वारा प्राप्त करने की मांग की गई है। इन सिद्धांतों को समझने के लिए हम लोगों को कुछ सर्वोत्तम न्यायालय के जजमेंट्स को पढ़नी चाहिए। सबसे पहला केसला जो हम लोग आर्टिकल 14 के अंदर पढ़ेंगे वो है चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस का फैक्ट्स ये है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के कुप्रबंधन और अपेक्षित व्यवहार के कारण जो उत्पादन के ऊपर पड़ रहे प्रभावों को और उसके वजह से उत्पन्न होने वाले गंभीर बेरोजगारी से एम्प्लॉयज़ को बचाने के लिए पहले एक ऑर्डिनेंस लाया और बाद में शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी आपातकालीन प्रावधान अधिनियम 1950 को लाया। पिटिशनर के मुताबिक इस अधिनियम का परिणाम है कि उस कंपनी के मैनेजिंग एजेंट्स को डिसमिस कर दिया गया और शेयर होल्डर्स को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। और इस केस में अनुच्छेद 14 से संबंधित मुद्दा जो उठाया गया है वो है, क्या आक्षेपित अधिनियम शोलापुर स्पिनिंग मिल्स के शेयर धारकों को या शेयर होल्डर्स के साथ भेदभाव करता है और उन्हें अनुच्छेद 14 के तहत गारंटी किया गया समानता के अधिकार से वंचित करता है। इस केस में सर्वोत्तम न्यायालय ने समानता अधिकार की इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड 7 सिद्धांत बताए हैं। पहला सिद्धांत है, जो विधि का क्वेश्चन किया गया है उसको एक लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया मतलब डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू लाया गया है। मतलब जो कानून को यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है उसको एक डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू लाया गया है। पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वहाँ बैठे मेंबर्स उसके अंदर के उस कानून के अंदर के हर प्रावधान के ऊपर चर्चा करेंगे करके बहुत सोच समझ के उस विधि को बनाया है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनमें रूलिंग पार्टी भी होती है, अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स भी होते हैं, मेजॉरिटी ओपिनियन भी होती है, माइनॉरिटी ओपिनियन भी होती हैं। इतने मेहनत से जो कानून वो लोग बनाए हैं, आफ्टर लॉट ऑफ डिबेट डिस्कशन जो पास करते हैं उस कानून को, उसको हम लोग एक अप्रमाणित पिटीशन के चलते अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह नहीं सकते। प्रारंभिक वैधता का अनुमान नियम, दैट इज प्रिजम्पशन ऑफ इनिशियल वैलिडिटी रूल को अप्लाई करते हुए हम लोग उस विधि को तब तक कायम रखेंगे जब तक ये प्रूव नहीं होगा कि ये विधि के अंदर जो वर्गीकरण किया गया है वो उचित नहीं है। दूसरा सिद्धांत, ये पहला सिद्धांत के विलोम में है। ये कहता है कि स्पेशल केसेस में
जहाँ विधि के चेहरे पर ही दिखता है कि जो वर्गीकरण वो कर रहा है वो उचित नहीं है, उसको केस के अंतिम में अनुचित वर्गीकरण के प्रूव होने तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, उसको पहले ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। द प्रिजम्पशन में बी रिबटेड इन सर्टेन केसेस by showing that on the face of the statute there is no classification at all and no difference peculiar to any individual or class and not applicable to any other individual or class, and yet the law hits only a particular individual or class. ऐसे करने के लिए ये प्रूव करना है कि जो वर्गीकरण है स्टैच्यूट के कर रही है, जो वर्गीकरण स्टैच्यूट कर रही है वो एक अकेले व्यक्ति या वर्ग को ही हिट कर रहा है और उसको अनुचित रूप से डिस्क्रिमिनेट करके नुकसान पहुंचा रहा है। तीसरा सिद्धांत, समानता सिद्धांत कभी ये नहीं बोलता है कि जो सारे इनइक्वालिटीज़ जो सोसाइटी में एग्जिस्टिंग हैं उनको भूल जाओ और एक ही सार्वभौमिक समान कानून के तहत सबको ट्रीट करो। समानता अधिकार ये कहता है कि एक जैसे लोगों को समान तरीके से ट्रीट करो और जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उनको विशेष तरीके से ट्रीट करो। उनकी स्पेशल सर्कमस्टेंस के वजह से वो लोग स्पेशल ट्रीटमेंट डिज़र्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विकलांग जो स्पेशली एबल्ड पीपल होते हैं उनको आम आदमी के साथ समान ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। उनकी स्पेशल परिस्थिति के वजह से उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है और ये राज्य का कर्तव्य है कि उनको प्रिविलेज्ड वे में ट्रीट करें। फोर्थ प्रिंसिपल ये है कि राज्यों को एक विशेष अधिकार है कि लोगों के परिस्थिति को सोच के अलग अलग कानून बनाए जिसके थ्रू लोगों को विभिन्न वर्गों में बांट सकें और उनके ज़रूरतों के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दे। आर्टिकल 14 कभी भी राज्य के ये विशेष अधिकार को छीन नहीं सकती है। अब जो फिफ्थ प्रिंसिपल जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है इस केस में, चिरंजीत लाल चौधरी केस में, वो है कि हर कानून लोगों को विभिन्न वर्गों में बांटती है और उनके भीतर असमानताएं कुछ क्रिएट करती हैं। ये एक सही और कंप्लीट वजह नहीं है कि उस कानून को आर्टिकल 14 के विरुद्ध प्रूव करने के लिए। वो कानून तभी आर्टिकल 14 के विरुद्ध माना जाएगा जब कंप्लीटली उसको प्रूव किया जाए कि वो एक अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन क्रिएट कर रही है। अब देखिए सेकंड प्रिंसिपल जो हम लोग बात किए हैं वो है कि मैंने बताया था कि कोई अगर कानून ऑन फेस अगर दिख रहा है, मतलब कानून को पढ़ने से ही दिख रहा है कि वो एक पर्टिकुलर वर्ग को या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही टारगेट कर रही है और उसको नुकसान पहुंचा रही है, तब आप ऑटोमेटिकली उसको जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बिना अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तभी हम लोग जो हैं फर्स्ट प्रिंसिपल और सेवन्थ प्रिंसिपल के आधार पे जाएंगे, जहाँ पे हम लोगों को ये प्रूव करना पड़ेगा कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत वो कानून के अंतर्गत जो वर्गीकरण किया गया है वो उचित नहीं है। वो एक अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन को कर रही है। अब आते हैं सिक्स्थ प्रिंसिपल में। अगर कोई कानून सिर्फ और सिर्फ एक सुपरिभाषित वर्ग के सदस्यों के लिए ही एप्लीकेबल है तो उसको इस
ग्राउंड में चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि वो बाकी लोगों के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं है और ये क्यों इस तरीके की असमानता क्रिएट कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कानून सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल है तो ये नहीं आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो आम आदमी के लिए नहीं, क्यों नहीं है। क्या ये इस तरीके के असमानता को आप आर्टिकल 14 के विरुद्ध में ला नहीं सकते हैं। अब आते हैं 7th रूल। एक उचित वर्गीकरण का मतलब ये है जो उस विधि के उद्देश्य से मिलता हो और उसके पर्पस को सर्व करे। अगर वर्गीकरण मनमाना हो और कोई पर्याप्त आधार के ऊपर निर्भर ना हो तो उसको आर्टिकल 14 के विरुद्ध कहा जा सकता है। इन 7 प्रिंसिपल जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बताया है वो आज भी अप्लीकेबल है। अंतिम में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि इंडस्ट्री को बचाने और बेरोजगारी से एम्प्लॉयज़ को बचाने के लिए एक लोकहितकारी राज्य का बचाना एक लोकहितकारी राज्य का कर्तव्य है जो शोलापुर स्पिनिंग मिल्स जो लेजिस्लेशन है वो कर रही है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में रिट पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए ये बोला है कि यहाँ पे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं हुआ है। अब आते हैं एक और केस, वो है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। ये भी एक लैंडमार्क केस है। इस केस का फैक्ट्स ये है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1950 को लागू किया है। सेक्शन 5 क्लॉज 1 ऑफ द वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1950 के तहत एक विशेष न्यायालय ऐसे अपराधों को गठित किया गया था जो ऐसे अपराधों या अपराधों के वर्गों या मामलों के वर्गों की कार्रवाई करेगा, जैसे कि राज्य सरकार लिखित रूप से सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित करता है। इस केस में आर्टिकल 14 के रिलेटेड मुद्दा क्या है? स्टेट गवर्नमेंट जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसको विवेकाधीन शक्ति प्रदान करने वाले विधि संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस केस में ये कहा है कि विवेकाधीन शक्ति के दुरुपयोग की संभावना के कल्पना के आधार पे किसी कानून को समानता अधिकार के विरुद्ध नहीं बोला जा सकता है जब तक ये प्रूव नहीं होगा कि निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई है, तब तक एक कल्पना के आधार पर किसी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला नहीं जा सकता है। इसमें लॉजिक ये है कि इन जनरल हर कोई कानून विवेकाधीन शक्ति प्रशासनिक अधिकार को सौंपती है, क्योंकि लॉजिकली ये है कि कानून हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट मतलब अक्षरों में समझा नहीं सकती है। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, कुछ परिस्थितियाँ जो उस कानून को इम्प्लीमेंट करते हुए हो सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के सामने जो आ सकते हैं, वो ऐसे सिचुएशन होते हैं जो उसी टाइम पे उसी सर्कमस्टेंसेस के आधार पे डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसीलिए कानून जो है एक ब्रॉड प्रिंसिपल्स को या ब्रॉड गाइडलाइंस को दे के और रियलिस्टिक सिचुएशन में जो उस कानून को इम्प्लीमेंट करते वक्त आने वाले सर्कमस्टेंसेस को डील करने का अधिकार उस एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के ऊपर छोड़ देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखिएगा तो ट्रैफिक पुलिस के ऊपर निर्भर रहता है कि एक सिचुएशन में वो किस तरीके के डिसीजन ले। तो ट्रैफिक पुलिस उसके सामने हर दिन में हज़ारों तरीके के सिचुएशंस आते हैं। उन सब चीज़ों को हम लोग कानून में लिख नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे एक डिस्क्रिशनरी पावर उसको दिया जाता है ट्रैफिक पुलिस को कि किस तरीके के केस को किस तरीके से डील करनी है।
लेजिस्लेशन में एक ब्रॉड ओवरव्यू या ब्रॉड गाइडलाइंस दिया हुआ है और उसी के आधार पे नो डाउट वो ट्रैफिक कांस्टेबल्स को काम करनी पड़ती है, लेकिन उसमें भी किसको छोड़ना है किसको रखना है वो सिचुएशन को वो थोड़ा बहुत वो डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर सकता है। अगर उस अधिकार को पूर्ण सत्ता दी गई है सीमाओं के बिना, तब उसको मनमानी शक्ति सौंपना बोला जा सकता है और उसको विधि के शासन के विरुद्ध बोला जा सकता है। और ऐसे सिचुएशन में उस कानून को आर्टिकल 14 के वायलेशन माना जा सकता है। मतलब अगर उस कानून में अगर जो कानून यहाँ पे लागू हो रही है जिसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को डिस्क्रिशनरी पावर्स मिले हैं, अगर वो कानून कोई सीमाएं नहीं प्रोवाइड करती है या लिमिटेशन नहीं प्रोवाइड करती है उस अथॉरिटी के ऊपर कि आप किस तरीके से आपको दिए गए डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ कर सकते हैं, तब वो कानून आर्टिकल 14 के अगेंस्ट में होगा। अगर वो कानून कोई असमानता क्रिएट करती है तो समझिए। तो यहाँ पे आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो कानून के अंदर कोई सीमाएं नहीं है और वो कानून वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को मनमानी डिसीजन लेने की मौका या चांस देती है। सामान्य प्रक्रिया से विचलित कर विशेष प्रक्रिया अपनाने के सिंपल कारण से किसी लेजिस्लेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया नहीं जा सकता है। ये कंपलसरी प्रूव करना है कि वहाँ पे कानून में कोई सीमाएं नहीं थी और वो स्कोप दे रही है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को कि डिस्क्रिशनरी पावर को अपने मनमानी से वो यूज़ कर सके। वर्गीकरण उचित है यदि यह स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आक्षेपित कानून अपराधों के वर्ग या मामलों के वर्ग की व्याख्या या परिभाषित करने के बारे में कोई दिशा निर्देश निर्धारित नहीं किया, फिर भी कानून की प्रस्तावना और उसकी उद्देश्य एग्जीक्यूटिव के पावर्स को प्रतिबंधित करता है, मतलब लिमिटेशन प्रोवाइड करती है। उसके कानून का जो प्रियम्बल है, कानून के जो पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है, वो उस स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिशनरी पावर्स को लिमिट करता है। जब प्रतिबंधित है, सीमाएं निर्भर है, अधिकार का दुरुपयोग करने के चांस देना नामुमकिन है, तो तब हम लोग जो हैं उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर्स को मनमानी से यूज़ करने का मौका नहीं दे रहे हैं और उसके ऊपर हर तरह के लिमिटेशंस हम लोग डाल रखे हैं। अगर अधिकार बिना कोई प्रतिबंधन या सीमाओं के साथ है, तो ऐसे अधिकार किसी के हाथ में सौंपा जाए तो कानून को ये जांच करनी चाहिए कि वो संविधान के विरुद्ध जा सकता है, अनुच्छेद 14 के विरुद्ध जा सकता है। अगर गया तब हम लोग उस सिचुएशन को आर्टिकल 14 के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती हैं। इस केस में जब तक निष्पक्ष सुनवाई अगर ना हो, ये नहीं प्रूव किया जा सकता है, किया है कि निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुआ है, तब तक इस आक्षेपित कानून को हम लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। एक और लैंडमार्क केस है आर्टिकल 14 से रिलेटेड, वो है रामकृष्ण दालमिया वर्सेस जस्टिस SR टेंडुलकर एंड अदर्स। इस केस में सेक्शन 3 ऑफ द कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का इश्यू उठाया गया है। इस कानून के तहत केंद्र सरकार ने जस्टिस SR टेंडुलकर कमीशन अपॉइंट किया।
इस कमीशन गठित करने के पर्पस ये था कि रामकृष्ण दालमिया और कुछ और लोगों से कंट्रोल किए जाने वाले या प्रमोट किए जाने वाले कंपनीज की इरेगुलरिटीज़ को जांच करना। रामकृष्ण दालमिया और बाकी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था आर्टिकल 32 के तहत। उनका कहना था कि क्यों हमारे अगेंस्ट में ही एक कानून इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कानून बनाया गया था, स्पेशल कानून बनाया गया था, एक स्पेशल कमीशन को गठित किया गया है। तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ हमारे को ही टारगेट कर रहा है। तो ये अनुच्छेद 14 में जो गारंटी दिया गया है समानता का हक, वो हमारे समानता का हक को वायलेट कर रही है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि कमीशन सिर्फ कुछ लोगों के कर्तव्यों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए गठित किया गया है। इस वजह से पूरे कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया नहीं जा सकता है। अनवर अली सरकार के रूलिंग के आधार पे ही इस केस में कोर्ट ने बोला, जब तक ये प्रूव नहीं होगा कि एक्चुअली कमीशन मनमानी कर रही है, इच्छानुसार व्यवहार कर रही है, अन्याय के मार्ग में असमानता क्रिएट कर रही है, तब तक उस लॉ को या उस कानून को संविधान के विरुद्ध माना नहीं जा सकता है। जब तक कमीशन स्टैट्यूट के पर्पस और ऑब्जेक्टिव को कैरी कर रहा है, अनफेयर नहीं है, आर्बिट्ररी नहीं है, तब तक वो वर्गीकरण जो वो कमीशन कर रही है या वो कानून कर रही है, उसको हम लोग परमिसिबल क्लासिफिकेशन या एक्सेप्टेबल वर्गीकरण बोला जा सकता है। यहाँ कमीशन का ऑब्जेक्टिव रामकृष्ण दालमिया नहीं है, या रामकृष्ण दालमिया और बाकी लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं या उस कानून के अंतर्गत आ रहे हैं, वो लोग नहीं हैं। कमीशन का ऑब्जेक्टिव है इरेगुलरिटीज़ को डील करना। जब तक कमीशन अपने काम में इस बात को कायम करके चलती है, तब तक वो अनुमेय वर्गीकरण ही होगा। अनुमेय वर्गीकरण को गणित के आधार पे या पूर्ण समानता के आधार पे नहीं बोल सकते। ऐसे ही ये ज़रूरत नहीं है कि बाकी कमीशंस जो गठित किए गए हैं उसके आधार पे इस कमीशन को काम करनी है। हर कमीशन का गठित करने का हालातें अलग हैं, रीजंस अलग हैं, सिचुएशंस अलग हैं, और हर कमीशन जो डील कर रही है लोगों को या वर्ग को, वो वर्ग के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। ये ग्राउंड को प्लेंटिफ प्लीड नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये कानून हमें लोगों को, हमको ही टारगेट कर रही है, हम लोगों को एक स्पेशल क्लास बना के हम लोगों को इनजस्टिस क्रिएट कर रही है। वर्गीकरण को विभिन्न आधारों पर स्थापित किया जा सकता है, अर्थात भौगोलिक या वस्तुओं या व्यवसाय या इसी तरह के अनुसार। जब तक कमीशन रामकृष्ण दालमिया एंड अदर्स के साथ मनमाना व्यवहार नहीं करती है, तब तक इन लोगों के एक वर्ग में काउंट करना आर्टिकल 14 की वायलेशन के अंदर देखा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला है कि एक अकेले आदमी को भी वर्ग बोला जा सकता है। यहाँ आर्टिकल 14 के वायलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए एक को दूसरे से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये प्रूव करना है कि आक्षेपित कानून बायस्ड है, आर्बिट्ररी है और अनरीजनेबल है। इसको दूसरे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगी। हमेशा हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा मार्क्स उसके मार्क्स से कम क्यों है, हम लोग तुलना करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 14 में हर बार आपको अपने सिचुएशन को दूसरे के साथ तुलना करके ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मेरे साथ असमानता हुई है। आप अकेले हैं और आपके साथ आपके मार्क्स घट गए हैं, टीचर ने आर्बिट्ररीली मार्क्स दिया है,
सही से जांच नहीं किया आपके हिसाब से, और अनरीजनेबल थी, बयास्ड थी, वही बहुत है। आप उसी के आधार पे आर्टिकल 14 के वायलेशन का केस डाल सकते हैं। आपको किसी और के साथ तुलना करके प्रूव करना नहीं पड़े, ज़रूरत है कि करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग केस, वो है DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं। सरकार ने लिबरलाइज्ड पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस किया है। ये फार्मूला एक स्लैब सिस्टम को इंट्रोड्यूस करती है जो पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए। ये फार्मूला पहले तो सरकारी नौकरी के लिए ही एप्लीकेबल था, बाद में इसको आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी लागू किया गया था। क्वेश्चन ये था इस केस में कि जब दो एम्प्लॉयज़ जिनके सैलरी एक ही जैसा था, उनके वर्क एक्सपीरियंस एक ही जैसा था, एमॉल्यूमेंट्स एक ही जैसे थे, और एक रिटायर किया 31 मार्च 1979 को और दूसरा 2 अप्रैल 1979 को, तो एक दिन के अंतर में एक का पेंशन 8,100 रुपीज़ पर एनम और दूसरे का पेंशन 12,000 रुपीज़ पर एनम, जो बेस्ड है जो ये न्यू लिबरलाइज्ड पेंशन पॉलिसी के ऊपर। इसमें बहुत सारे और भी फैक्ट्स हैं, यहाँ पे मैं डील नहीं कर रही हूँ। सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि जो बंदा 31 मार्च 1979 को रिटायर हुआ, उसको ऐसा कैलकुलेशन बनाया गया था जिसके वजह से उसका जो एनुअल इनकम पर एनम है वो 8,100 रुपये है, और जो बंदा 2 अप्रैल 1979 को रिटायर हुआ था उसका है 12,000। तो ये जो कैलकुलेशन में जो डिफरेंस है, जो दोनों एम्प्लॉयज़ को दो तरीके के पेंशन कैलकुलेशन में ला रही है, ये वर्गीकरण जो दो समान लोगों को दो वर्गों में बांट रही है, ठीक है, वो एक कट ऑफ डेट के वजह से हुआ है। वो लोग ये कट ऑफ डेट है 1 अप्रैल 1979। कानून में ये बोल रहा है जो इम्प्यून्ड लेजिस्लेशन है या जो लेजिस्लेशन या कानून जो कॉन्फ्लिक्ट में है अभी आर्टिकल 14 के थ्रू क्वेश्चन में है, उसमें ये बताया गया है कि जो 1 अप्रैल 1979 के पहले जो रिटायर करता है उसके लिए एक तरीके की पेंशन कैलकुलेशन होगा, जो 1 अप्रैल 1979 के बाद रिटायर करता है उसके लिए दूसरे तरीके की पेंशन कैलकुलेशन होगा। ये जो वर्गीकरण है जो एक डेट के आधार पे किया गया है, तो उसमें ये क्वेश्चन उठाया गया था कि ये डेट कहाँ से आया, ये डेट 1 अप्रैल ही क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीज़न है, क्या ये रीज़नेबल रीज़न है या एक्सेप्टेबल, मतलब क्या बोलते हैं उसको कि एक परमिसिबल क्लासिफिकेशन है, ऐसे वर्गीकरण। इस क्वेश्चन को डील किया गया है इस केस में कि एक कट ऑफ डेट के आधार पे जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसके पीछे कोई रीज़न नहीं है कि यही डेट क्यों है, तो उसके आधार पे क्या आप वर्गीकरण कर सकते हैं, क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है। तो यहाँ पे जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि 48 आवर्स के डिफरेंस में अगर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स में इतना अंतर होगा, जो दो एम्प्लॉयज़ के बीच में दोनों एक ही तरीके के एक्सपीरियंस रखे हुए हैं, एक ही दिन ज्वाइन किए हैं, एक ही सर्विस में हैं, एक ही स्केल में हैं, एक ही तरीके के सैलरी ड्रॉ करते थे, तो ये किसी के लिए भी दर्द का बात है। ये डेट क्यों 1 अप्रैल 1979 ही है, इसका कोई रीजनिंग नहीं था। सरकार ने ये कोई प्रूव नहीं किया है कि इसके पीछे कोई अच्छा रीज़न है या कोई इम्पॉर्टेंट रीज़न है। ये सरकार का मंथन है
और कोई लॉजिक या रीज़न के भीतर आता नहीं है। इसलिए ये वर्गीकरण पूरी तरह से मनमाना है, क्योंकि हमें इस विभाजन के लिए एक भी स्वीकार या प्रेरक कारण नहीं मिलता है। इस मनमानी कार्रवाई ने अनुच्छेद 14 की गारंटी जो है, समानता का हक का गारंटी जो दिया हुआ है उसमें, उसका उल्लंघन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इस तरीके के वर्गीकरण को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन माना गया है। अब आते हैं इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक रूल जो ले डाउन किया है उसके बारे में समझने के लिए। ये रूल है रूल ऑफ रीडिंग डाउन द मेजर। इसका मतलब है कि जब भी वर्गीकरण को अनुमेय माना जाता है और वर्गीकरण के असंवैधानिक हिस्से को हटाकर माप को बरकरार रखा जा सकता है, तो परिणामी प्रभाव वर्ग के विस्तार का हो सकता है। ऐसी स्थिति में अदालत एक अधिनियम में सीमा के शब्दों को रद्द कर सकती है। इसके आधार पर कोर्ट ने ये कहा है कि कट ऑफ डेट गलत है और सबको एक जैसे पेंशन देना चाहिए। मतलब जो 1 अप्रैल 1979 के पहले रिटायर किए हैं, उनको भी जो 1 अप्रैल 1979 के बाद जो रिटायर किए हैं, उन लोगों को जो बेनिफिट मिल रहा है वो पहले रिटायर करने वालों को भी एक्सटेंड होना चाहिए। मतलब ये है कि एक अधिनियम में सीमा के शब्दों को, जो सीमा का शब्द है कि ये कट ऑफ डेट के पहले जो है उन लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको रद्द करना है। ठीक है, यह सरकार ने इस केस में सरकार ने यह आर्ग्यू किया है कि ऐसे अगर रद्द करेंगे और हर किसी को जो न्यू पेंशन स्कीम का बेनिफिट देंगे, तो सरकार के पास उतने पैसे नहीं हैं कि हर किसी को आप बेनिफिशियरी स्कीम प्रोवाइड करें, और उसके लिए आर्थिक असुविधा क्रिएट करेगा। सरकार के लिए ऐसा सिचुएशन एक आर्थिक असुविधा क्रिएट कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि वित्तीय बोझ इतना अधिक नहीं होगा इस केस में अगर हर किसी को बेनिफिट देंगे। जो कट ऑफ डेट के पहले रिटायर किए हैं, उनको कट ऑफ डेट के बाद जो रिटायर कर रहे हैं वो जो बेनिफिट उनको मिल रहा है वही बेनिफिट इनको भी देंगे, तो उतना वित्तीय बोझ नहीं होगा जो सरकार जो बोल रही है या दिखा रही है कि वो बोझ उठा नहीं सकती है या उसके लिए वजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में कोर्ट ने ये कट ऑफ डेट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ रीडिंग डाउन द मेजर। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट केस, वो है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के फैक्ट्स हैं कुछ ऐसे हैं कि मनेका गांधी को पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत 1 जून 1976 को पासपोर्ट जारी किया गया था। 14 जुलाई 1977 को मेनका गांधी को क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी दिल्ली से एक पत्र प्राप्त होता है जिसमें कहा जाता है कि भारत सरकार ने जनहित में अधिनियम की धारा 10 सब क्लॉज 3C के तहत उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जा रहा है। मेनका गांधी को पत्र प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर अपने पासपोर्ट को सरेंडर करना था। मेनका गांधी ने ऐसे आदेशों के पीछे के कारण का विवरण प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को पत्र लिखा। जवाब एक शब्द था। जो जवाब पासपोर्ट अधिकारी से मेनका गांधी को मिला था वो एक ही शब्द था, वो एक ही वर्ड था या सेंटेंस था, वो था इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, आम जनता के हित में। मेनका गांधी ने आक्षेपित आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। इस केस में अनुच्छेद 14 से संबंधित मुद्दा क्या था?
मेनका गांधी का एक ही क्वेश्चन था, सिर्फ मेरा ही पासपोर्ट इम्पाउंड क्यों किया गया है। ये केस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14, 19 और 21 के बीच के रिश्ता बताया और गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। आर्टिकल 14, 19 और 21 तीनों में रीज़नेबिलिटी प्रूव करना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आर्टिकल 14 में भी रीज़नेबल क्लासिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है, आर्टिकल 19 में रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन क्या रिक्वायरमेंट होती है, और आर्टिकल 21 में प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत रीज़नेबिलिटी जो सरकारी एक्शंस के पीछे जो रीज़नेबिलिटी है उसको प्रूव करना पड़ता है। तो ये तीनों में जब रीज़नेबिलिटी होती है और एक केस में जब तीनों लागू होते हैं, तीनों आर्ग्यूमेंट उठाया जाता है और तीनों जो फंडामेंटल राइट्स है उनको लाया जाता है, तो अगर एक में अगर अनरीज़नेबल प्रूव हो गया तो बाकी में भी ऑटोमेटिकली अनरीज़नेबल होगा, क्योंकि एक में अगर अनरीज़नेबल है तो वो दूसरे में रीज़नेबल नहीं हो सकता है। 99.9% केसेस में अगर जहाँ पे तीनों अनुच्छेद लागू है तो वहाँ पे अगर एक अनुच्छेद में रीज़नेबिलिटी प्रूव नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली बाकी दोनों में भी रीज़नेबिलिटी प्रूव होने की चांस नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर किसी केस में तीनों प्रोविज़न अप्लाइड है और ये बियॉन्ड डाउट प्रूव हो गया है कि कोई एक प्रोविज़न में पक्का रीज़नेबिलिटी का वायलेशन हुआ है, तो ये बाकी प्रोविज़न्स की वायलेशन होना पक्का पॉसिबिलिटी है। इस केस में मेनका गांधी का क्वेश्चन जो है कि मेरा ही पासपोर्ट क्यों, इसका जवाब जो दिया गया है कि आम जनता के हित में है, इसको कोर्ट ने रीज़नेबल स्टेट एक्शन माना नहीं है, क्योंकि ये एक मतलब वाइडर एक क्या बोलते हैं कि वाइड सेंटेंस है कि आम जनता के हित में, इन द इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर पब्लिक। वो इंटरेस्ट क्या है, लार्जर पब्लिक कौन है, पब्लिक किस तरीके के पब्लिक का आप बात कर रहे हैं, इनका कोई जवाब सरकार दे नहीं पाई थी कोर्ट में। कोर्ट का कहना है कि वर्गीकरण जो है ये साइंटिफिक या मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं हो सकती है कि 100% एक्यूरेसी के साथ ही हो। मतलब हम लोग जो लॉ में बताते हैं कि 2 × 2 हमेशा 4 नहीं हो सकती है लॉ के लिए, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए हम लोग बोल सकते हैं टू एन एक्सटेंट 2 × 2 4 हो सकती है। मैथमेटिक्स में भी 2 × 2 4 नहीं होती है अगर आप हायर लेवल में जाएंगे तो ऐसे ही यहाँ पे लॉ में भी हमेशा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जैसे या साइंटिफिक कैलकुलेशन के जैसे एक्यूरेसी नहीं होती है। यहाँ पे हम लोगों को हालातों को, सिचुएशंस को देख के वर्गीकरण उचित है नहीं है, स्पष्ट है कि नहीं है, मनमाना है कि नहीं है, लॉजिकली और रीज़नेबली सही है कि नहीं है, विधि का पर्पस को वो ये वर्गीकरण पूरा कर रहा है नहीं है, ये बहुत सारे चीज़ों को हम लोगों को देखना पड़ता है। इस केस में ये प्रूव नहीं होता है कि मेनका गांधी का पासपोर्ट सीज करना और जनता का हित में जनता का हित के लिए सीज करना, इन दोनों में कोई संबंध नहीं एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये स्पष्ट नहीं है कि क्यों मेनका गांधी को डिस्क्रिमिनेट करके इनकी पासपोर्ट को ले लिया गया है। इसलिए कोर्ट ने पासपोर्ट अधिकारी के एक्शंस को गलत माना और आर्टिकल 14 के विरुद्ध माना था। अब आते हैं नेक्स्ट केस, वो है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियमों का जिक्र किया है, वो है विधि क्या है। क्या विधि मनुष्य और मनुष्य के बीच भेदभाव नहीं करता है और असमानताओं को भेदभाव के अर्थ में नहीं बनाता है। इसका आंसर है कि सार्वभौमिक विधि, जो मैंने पहले बताया था, यूनिवर्सल लॉ कुछ होता नहीं है रियलिटी में, और कोई यूनिवर्सल लॉ बना भी नहीं सकते हैं, ठीक है।
हर कोई विधि कुछ वर्ग के लोगों को ही अप्लीकेबल होती है या टारगेट करती है, ठीक है, और उन्हीं लोगों के हालातों को, सिचुएशंस को डील करने के लिए ही वो बनाया जाता है। तो हर कोई विधि वर्गीकरण करता है, और वो वर्गीकरण जब तक समानता, मतलब क्या बोलते हैं, रीज़नेबल होती है, उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं एक लेजिस्लेटिवली परमिसिबल क्लासिफिकेशन के हिसाब से। अब सेकंड पॉइंट जो इस केस में उठाया गया था वो है समानता का अर्थ क्या है। सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, मौलिक तथ्यों आदि के अंतर को शामिल करता है। तो मतलब समानता जो है वो जो है ये सोशल स्टैंडिंग, इकोनॉमिक स्टेटस, फंडामेंटल फैक्ट्स हर किसी को साथ लेके डील करती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, ये जो आपका मेडिकल कोर्सेस में जो रिजर्वेशन, ओबीसी ईबीसी रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के बारे में जो अभी डिबेट हुआ था उसके बारे में, तो इसमें कोर्ट ने बोला था कि मेरिट का मतलब जो मीनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ आप एग्ज़ाम में जो मार्क्स स्कोर करते हैं वही नहीं है। आप मेरिट का मीनिंग जो है, आपको रिजर्वेशन या आपको सोशल बैकवर्डनेस, इन सब चीज़ों को साथ लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरिट सिर्फ मार्क्स के हिसाब से, आपके एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं देखा जा सकता है। मेरिट को आपको सोशल जस्टिस के साथ मिलके देखना पड़ेगा। तो इक्वालिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अंकों से देख के कि ये उसके समान है कि नहीं है, उसके लिए नहीं है। वो समान क्यों नहीं है, उसके रीज़न क्या है। एक रिजर्व्ड कैंडिडेट, रिजर्वेशन मतलब एक एससी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट है, वो जनरल कैटेगरी या मेरिट क्लास के समान क्यों नहीं है, वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है। उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये सारे चीज़ों को हम लोगों को साथ लेके इक्वालिटी को डिफाइन करनी पड़ती है। अब तीसरा पॉइंट है वर्गीकरण क्या है। क्या यह चीज़ों का समूहों या वर्गों में व्यवस्थित व्यवस्था है, आमतौर पर किसी निश्चित योजना के अनुसार? नहीं, ये क्लासिफिकेशन जो है एक कोई स्कीम या वो कोई सिस्टमैटिक वे में नहीं होती है। वो हालातों के ऊपर डिपेंड करती है। कभी ये एक सिचुएशन में हम लोग दो लोगों को समान बोल सकते हैं, एक दूसरे सिचुएशन में वही दो लोगों को हम लोग असमान, मतलब इनइक्वल भी बोल सकते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि उचित वर्गीकरण क्या है। इस तरह के वर्गीकरण का उद्देश्य, जिस तरीके के वर्गीकरण का उद्देश्य तार्किक, निष्पक्ष और न्याय संगत होगा, उसी को हम लोग जो हैं उचित वर्गीकरण बोलते हैं। तो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा में ये रूल्स को डिस्कस किया गया था कोर्ट ने कि इक्वालिटी को किस तरीके से हमको इंटरप्रेट करनी है, क्लासिफिकेशन को किस तरीके से इंटरप्रेट करनी है, और रीज़नेबिलिटी या रीज़नेबल क्लासिफिकेशन को किस तरीके से हम लोगों को इंटरप्रेट करनी है। अब आते हैं एक और केस जो इंटरेस्टिंग केस है, रामन्ना डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बेंगलुरु में एक हवाई अड्डा बनाया था। नो डाउट ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट के डेफिनेशन में आती है, ठीक है। अब ये जो मुद्दा जो आर्टिकल 14 से रिलेटेड है, हम लोग इस केस में उसी को डिस्कस करेंगे। अब फैक्ट्स में आते हैं। उसके अंदर, उस एयरपोर्ट के अंदर जो दुकानें हैं उनको लीज करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशंस मांगा गया था एलिजिबल पीपल से। तो
रेस्टोरेंट्स हैं, कपड़ों का दुकान है, आप एयरपोर्ट में देखते हैं तरह तरह के दुकान होते हैं, अगर रेस्टोरेंट्स होते हैं, कपड़ों के दुकान होते हैं, गैजेट्स होते हैं, स्वीट के दुकान होते हैं। तो उनको चलाने के लिए जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनसे एप्लीकेशन मांगा गया था। उन को आवेदकों से उनको एक को चुनना था। अब उन्होंने क्या किया, उन एप्लीकेशंस को स्क्रूटिनाइज किया, फिर बाद में उन्होंने एक को चुना था। जब एक को चुना था, दूसरों ने कंप्लेंट किया है कि उसी को क्यों चुना, मैं भी एलिजिबल हूँ, वो जिस तरीके के क्वालिफ़िकेशंस रख रहा है वैसे ही क्वालिफ़िकेशन मैं भी रख रहा हूँ, तो मुझे रिजेक्ट करके उनको चुनने के पीछे रीज़न क्या है। मेरे साथ असमानता हुआ है, मेरे साथ आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि समानता का अधिकार इंडिया में विधायी वर्गीकरण और प्रशासनिक वर्गीकरण दोनों क्षेत्रों में एप्लीकेबल होता है। अमेरिका और इंग्लैंड में सिर्फ प्रशासनिक वर्गीकरण के क्षेत्र में ही एप्लीकेबल होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के अगेंस्ट ही अमेरिका में और इंग्लैंड में इक्वालिटी आर्टिकल 14 या राइट टू इक्वालिटी एप्लीकेबल होती है। यहाँ इंडिया में चाहे वो लेजिस्लेटिव एक्शन हो या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो, दोनों के अगेंस्ट में आर्टिकल 14 का एप्लीकेबल होती है। और इस केस में हम लोगों को क्या दिख रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन दिख रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि आर्टिकल 14 जो है वो लोकहित, हितकारी राज्य विधि के शासन और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, इन तीनों से मिलके बनाई गई है। अगर कोई काम लोकहित के लिए नहीं है, विधि के शासन के अनुसार नहीं है और जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत नहीं है, तो चाहे वो विधायी वर्गीकरण और प्रशासनिक वर्गीकरण हो, व्हाटएवर, उसको आर्टिकल 14 के विरुद्ध ही माना जाएगा। इस केस में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि पिटिशनर को कंसिडर नहीं क्यों नहीं किया गया। तो मतलब यहाँ पे वर्गीकरण का उद्देश्य तार्किक, निष्पक्ष और न्याय संगत नहीं है, इसलिए आर्टिकल 14 की वायलेशन यहाँ पे क्लियर दिख रहा है इस केस में। अब आते हैं अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस है, आप आर्टिकल 14 में भी इसको पढ़ेंगे। जैसे रामन्ना डी शेट्टी को भी हम लोग आर्टिकल 12 में भी इसको पढ़ेंगे। जैसे रामन्ना डी शेट्टी में भी आर्टिकल 12 का जिक्र किया गया था, बहुत इम्पॉर्टेंट केस है आर्टिकल 12 में। ऐसे ही अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब भी, और दोनों केसेस में आर्टिकल 12 के साथ साथ आर्टिकल 14 को भी डिस्कस किया गया था और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था। अजय हासिया और अन्य लोगों ने इस केस का फैक्ट्स कुछ ऐसे है कि अजय हासिया और अन्य लोगों ने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर में एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे। रिटन एग्ज़ाम 100 मार्क्स का था और वाइवा वो से 50 मार्क्स का था। रिटन एग्ज़ाम में उनको अच्छा स्कोर आया, वाइवा में बहुत बुरा स्कोर आया। अजय हासिया और अन्य लोगों का कहना था कि वाइवा वोसे में जनरल नॉलेज या सब्जेक्ट रिलेटेड जानकारी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सिर्फ कुछ रेगुलर क्वेश्चन पूछ के भेज दिया गया था। रेगुलर क्वेश्चंस मतलब आपके फादर क्या करते हैं, आपके मदर क्या करते हैं, और आपके भाई बहन कितने हैं, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस, आप कहाँ तक पढ़े, आपके इंटरेस्टेड एरिया क्या है, ऐसे कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछ के भेजा गया था। ऐसे अजय हासिया का ये जो पिटिशनर का कहना है। इस सिचुएशन में सिर्फ वाइवा वोसे के मार्क्स के आधार पे, मतलब कम होने के वजह से एडमिशन मना करना कहाँ तक उचित है? क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था कि समानता जीवन का एक तरीका है,
समानता कई पहलुओं और आयामों के साथ एक गतिशील अवधारणा है। इसे पारंपरिक या सैद्धांतिक सीमाओं के भीतर सीमित बंद और सीमित मतलब बंद नहीं किया जा सकता है, सीमित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने बोला कि वाइवा में क्या हुआ ये सिर्फ कैंडिडेट और वाइवा के पैनल मेंबर्स ही जान सकते हैं। उसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं था वाइवा का, या डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। जो रिटन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया उसको वाइवा में सबसे कम मार्क्स मिले गए हैं। इसका लॉजिक क्या है? मतलब ना कोई डॉक्यूमेंटेशन है, ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, और 50 मार्क्स दिए गए हैं वाइवा के लिए। जो फॉर एग्ज़ाम्पल रिटन एग्ज़ाम में 90 मार्क्स लिया है उसको वाइवा में 20 मार्क्स दिया गया है। तो कहीं इस फैक्ट्स में कहीं ऐसे लग रहा है कि अब्यूज़ ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स, जो पैनल मेंबर्स को डिस्क्रिशनरी पावर्स दिया गया था कि आप अपने दिमाग लगा के उनके वो कैंडिडेट्स का नॉलेज को टेस्ट करो, ठीक है, तो वो डिस्क्रिशनरी पावर को उन लोग अब्यूज़ किए हैं कहीं पे। मतलब यहाँ पे रीज़नेबिलिटी नहीं है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये सुनवाई दी कि इन लोगों को एडमिशन मिलना चाहिए, जो पिटिशनर्स हैं उनको एडमिशन मिलना चाहिए। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए जो आर्टिकल 14 के रिलेटेड हैं। वो है वेडनेसबरी रीजनेबलनेस डॉक्ट्रिन। न्यायिका समीक्षा के लिए के आधार पे जुडिशल रिव्यू, क्या न्यायिका समीक्षा जुडिशल रिव्यू का आधार हो सकती है? ये रूल जो है वेडनेसबरी अनरीजनेबलनेस रूल जो है वो एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेस लिमिटेड वर्सेस वेडनेसबरी कॉरपोरेशन केस में ब्रिटिश कोर्ट ने बनाया है। इसका पहलू है कि कब अदालत एक प्रशासनिक निर्णय में हस्तक्षेप कर सकती है। इसका 3 आधार है। निर्णय लेने में प्राधिकरण ने उस कारकों को ध्यान में रखा जिन्हें ध्यान में नहीं रखना चाहिए। इन मेकिंग द डिसीजन द अथॉरिटी टुक इनटू अकाउंट दोज फैक्टर्स विच ऑट नॉट टू हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट। या प्राधिकरण उन कारकों को ध्यान में रखने में विफल रहा जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए था। The authority failed to take into account factors that ought to have been taken into account. या निर्णय इतना अनुचित था कि किसी भी उचित निर्णय इतना अनुचित था कि कोई भी उचित प्राधिकारी कभी भी इसे थोपने पर विचार नहीं करेगा। The decision was so unreasonable that no reasonable authority would ever consider imposing it. तो इन तीनों ग्राउंड्स के आधार पे कोर्ट कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में इंटरफियर कर सकती है और उसको बैड डिक्लेयर कर सकती है, रॉन्ग डिक्लेयर कर सकती है। अब डिस्कस करते हैं अनुपातिकता का सिद्धांत और अनुच्छेद 14 के बीच के संबंध के बारे में, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड आर्टिकल 14 के बीच के रिलेशन के बारे में। जब कोई आर्टिकल 14 का वायलेशन का केस आता है तब अदालतों को ये देखना है कि विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग मनमानी से किया गया है या विधि के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसकी सीमाओं के अंदर काम करने के लिए किया गया है। ये भी देखना है कि भेदभाव जो दिखाया गया है, जिसके वजह से जो असमानता किया गया है, वो जितना विधि के अंदर ही सीमित है, कितना विधि के अंदर सीमित है।
यहाँ एक बात समझना है कि भेदभाव सकारात्मक रूप से करने पर भी वो नुकसान ही करता है। इसलिए ये देखना है कि जो परमिसिबल डिस्क्रिमिनेशन है वो जितना परमिटेड है उतना ही किसी के साथ भेदभाव करें, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करने से परमिटेड लेवल से ज़्यादा नुकसान होगा तो वो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। मतलब ये कहना है कि इनइक्वालिटी हमेशा इनजस्टिस क्रिएट करती है, लेकिन कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं जिनको हम लोगों को मानना ही पड़ेगा। जैसे स्पेशली एबल्ड पर्सन्स है, वुमेन एंड चिल्ड्रन है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हम लोगों को करना ही पड़ेगा। ये बाकी लोगों के साथ असमानता क्रिएट कर सकती है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को स्पेशली ट्रीट करना, फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वुमेन को अलग से ट्रीट करना ज़रूरी है, मैटरनिटी बेनिफिट देना ज़रूरी है। लेकिन अगर जो मैटरनिटी पीरियड से या पोस्ट मैटरनिटी पीरियड में जहाँ तक साइंटिफिकली बताया गया है कि इतना तक रेस्ट देना चाहिए या इतना तक चाइल्ड के वेलफेयर के हित में मदर को लीव छुट्टी देना चाहिए, उतना तक ही देना है। उससे ज़्यादा देने से बाकी लोगों को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये जो लेडी एम्प्लॉई है उसका पूरा काम जब वो छुट्टी में जाती है तो बाकी लोगों के ऊपर चला जाता है, तो उन लोगों को एडिशनल काम करनी पड़ती है। ठीक है, जब तक वो लेडी साइंटिफिकली रिक्वायर्ड है कि प्रेगनेंसी या पोस्ट प्रेगनेंसी में चाइल्ड के वेलफेयर के हित में उसको इतने साल या इतने दिन उसको छुट्टी मिलना चाहिए, तब तक ठीक है। तब तक अगर आप असमानता क्रिएट कर रहे हैं, बाकी लोगों के ऊपर आप वज़न दे रहे हैं, इस लेडी का काम को बांट रहे हैं, तो वो ठीक है, अग्रीड। लेकिन उससे ज़्यादा अगर उसको छुट्टी दे रहे हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर उसको छुट्टी दे रहे हैं, तो वो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन बोला जा सकता है, जो आर्टिकल 14 के वायलेशन होगा। प्रोफेसर जोएल ने प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट को 4 स्टेजेस में, उस प्रोसेस को किस तरीके से हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट को अप्लाई करेंगे और उसके आधार पे केस को डिसाइड करेंगे, उसको 4 स्टेजेस में उन्होंने बांटा है। वो है, क्या कार्रवाई ने एक वैध उद्देश्य का पीछा किया, डिड द एक्शन परस्यू ए लेजिटिमेट एम, क्या नियोजित साधन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे, वर द मीन्स एम्प्लॉयड सूटेबल टू अचीव दैट एम, क्या उद्देश्य कम प्रतिबंधात्मक विकल्प द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, कुड द एम हैव बीन अचीव्ड बाय ए लेस रिस्ट्रिक्टिव अल्टरनेटिव, क्या एक लोकतांत्रिक समाज के हित में अपमान को समग्र रूप से उचित ठहराया जाता है, इज द डेरोगेशन जस्टिफाइड ओवरऑल इन द इंटरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अनुपातिकता का सिद्धांत निर्णय के 2 पहलुओं का मूल्यांकन करता है। वो है, क्या अलग अलग उद्देश्यों या हितों के सापेक्ष गुणों को उचित रूप से तौला गया है, निष्पक्ष संतुलित किया गया है, क्या विचाराधीन उपाय अत्यधिक प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों में था या प्रभावित व्यक्तियों पर अनावश्यक बोझ डाला गया है, whether the relative merits of differing objectives or interests were appropriately weighed or fairly balanced, whether the measure in question was in that circumstances excessively restrictive or inflicted an unnecessary burden on affected persons। जो एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था, जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को जो मैटरनिटी बेनिफिट मिलती है, उसको आप यहाँ पे अप्लाई करके समझ सकते हैं। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, उस लेडी को छुट्टी दे के उसका काम दूसरों के ऊपर बांटना, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि वो लेडी का इंटरेस्ट और बच्चे का इंटरेस्ट दोनों को देखना। और दूसरा है कि
ज़रूरत से ज़्यादा अगर छुट्टी देने से वो बाकी लोगों के लिए अननेसेसरी बर्डन होके उन लोगों को अफेक्ट करना, बाकी लोगों को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल मतलब प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट जो है उसको इन्हीं सिद्धांतों के मूल्यांकन पे टेस्ट किया जाता है। अब आते हैं प्रोपोर्शनैलिटी एंड वेडनेसबरी रूल। अनुपातिकता वेडनेसबरी की अनुचितता का पहला एक पहलू है। प्रोपोर्शनैलिटी इज एन एस्पेक्ट ऑफ वेडनेसबरी प्रिंसिपल। वेडनेसबरी परीक्षण को एक ऐसी कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए विकसित किया गया था जो अत्यधिक मनमानी और भेदभावपूर्ण है। अनुपातिकता का परीक्षण उस क्रिया की समीक्षा करने के लिए आया जो उस क्रिया द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वांछित लक्ष्य के समानुपाती नहीं है। वेडनेसबरी टेस्ट जो है इसको अदरवाइज भी ऐसा बोला जाता है कि प्रशासनिक कार्यवाही को चुनौती देने के लिए उपकरण के रूप में चुनौती देने वाले उपकरण। ठीक है, तो अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट, वो है अफर्मेटिव एक्शन एंड आर्टिकल 14, सकारात्मक कार्रवाई और अनुच्छेद 14। मैंने पहले भी बताया था कि आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी अमंग इक्वल्स के बारे में बात करती है, समानता समान लोगों के बीच में ही। और जब कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, स्पेशल सिचुएशंस होते हैं, तब जो है स्टेट उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स कर सकती है। और वो स्पेशल अरेंजमेंट्स नो डाउट इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं, लेकिन वो एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते स्टेट को करना ज़रूरी है, क्योंकि उसको हर किसी की वेलफेयर देखना पड़ता है। जितने सिटीजन्स हैं उन सबका वेलफेयर देखना पड़ता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अफर्मेटिव एक्शन का जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो है, आप आर्टिकल 15 क्लॉज 3 देखिए, स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 5 एंड 6 देखिएगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 3, 4, 5, 6 जो हैं रिजर्वेशन के बारे में बात करती है, जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में वो आर्टिकल 17 जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, आर्टिकल 18 जो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स हैं, ये सारे आपको सकारात्मक कार्रवाई के बारे में ही बात करते हैं, और ये सारे आर्टिकल 14 के एक्सटेंशन हैं। ठीक है, इसलिए ये जो प्रावधान जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, ये सारे ये सारे राज्य के जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है कि हर किसी के वेलफेयर के लिए वो काम करें, उसी को दिखाता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स जो अफर्मेटिव एक्शन और आर्टिकल 14 से रिलेटेड हैं। तो जोसेफ शेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अडल्ट्री सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी के बारे में बात करती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस है आर्टिकल 14 और अफर्मेटिव एक्शन के लिए। नवतेज सिंह जोहर वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, जो LGBTQ वर्गों के लिए आया था जजमेंट कि उन लोगों के जो रहन सहन है, उन लोगों का लाइफस्टाइल है, उसको क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। वो भी एक इम्पॉर्टेंट केस है। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के आइडेंटिटी और पर्पस और प्रोटेक्शन के लिए जो बनाया गया था। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो सबरीमलाई केस है, जो साउथ इंडिया में जो टेम्पल है सबरीमलाई, तो वहाँ पे जो वुमेन को एंट्री नहीं होती है, उसको चैलेंज किया गया था इस केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि रिलीजियस ग्राउंड, जब तक को रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है कुछ एक चीज़, तो उसके आधार पे आप आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ को रिलीजियस प्रैक्टिस है, तब आप आर्टिकल 25 जो राइट टू रिलीजन को प्रोटेक्ट करती है, वो प्रिवेल करेगा आर्टिकल 14 के ऊपर,
लेकिन जब आर्टिकल 25 के तहत आप नहीं बनते हो या आपका जो रिस्ट्रिक्शन है वुमेन के एंट्री के ऊपर आर्टिकल 25 के तहत नहीं आता है, तो तब आर्टिकल 14 अपर हैंड लेता है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है और वुमेन को सबरमैले टेम्पल में एंट्री देना चाहिए। और एक और केस है द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया एंड अदर्स। ये जो है वुमेन जो का एंट्री जो आर्मी में उसके रिलेटेड है। तो ये सारे केसेस इम्पॉर्टेंट हैं और इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।